ये एसएससी सीपीओ क्या है? सबसे खतरनाक विभाग एक हमारा बीएसएफ हो जाता है और एक आईटीबीपी हो जाता है। और बीएसएफ वालों को खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि पाकिस्तानियों के साथ में तुमको कैसे भिड़ना है, फ्रेंडली नेशन है, इनके साथ में हमारी लड़ाई गोली बंदूक नहीं होती है। तो यहाँ पर इनको जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो कहीं ना कहीं स्मगलिंग को रोकने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब ये सारे के सारे तो सुरक्षा में लग गए, लेकिन कहीं देश में दंगा भड़क गया तो क्या होगा भाई? इनको आगे चल करके पढ़ाई करना है, ये सब करना है। तो अगर अभी हम बात करें तो 200 नंबर में जो इस बार गया है मेल का कट ऑफ एसएससी सीपीओ 2024 में रैंक 1 ये भी हमारे स्टूडेंट हैं, रैंक 2 हमारे ये भी स्टूडेंट है देव, और रैंक 3 ये भी हमारे स्टूडेंट हैं। कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी कर रहा है तो हमेशा देखोगे एक शब्द का इस्तेमाल होता है बेसिक पे। तो बेसिक पे इसमें अगर हम देखें तो 35,000 डिसाइड कर दिया जाता है। इस वीडियो के अंदर में हम सीपीओ की संपूर्ण जानकारी जानेंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और एक बहुत ही महत्वपूर्ण से वीडियो में। अक्सर यहाँ पर मैं काफी सारे बच्चों के कमेंट देखता हूँ कि सर ये एसएससी सीजीएल क्या है, एसएससी सीपीओ क्या है, ये एमटीएस क्या है। मतलब ये तो पता है कि सरकारी नौकरी निकालने के लिए कहीं ना कहीं ये परीक्षाएं कंडक्ट होती हैं और कुछ सरकारी विभागों में इनके माध्यम से बच्चे चयनित होकर के जाते हैं। लेकिन अगर हम डिटेल में यहाँ पर बात करें कि इन परीक्षाओं को कंडक्ट कराने वाली एजेंसी कौन है, इसके अंदर में कौन कौन से विभाग आते हैं, उनका कार्यकाल यहाँ पर क्या है, कैसे वर्क प्रोफाइल है, कितना सैलरी उनको मिलता है, एग्जैक्ट यहाँ पर वर्क क्या होता है, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, क्या ये जो 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए कमाने वाली नौकरियां हैं ये आपके लिए है या नहीं, ठीक है, कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कौन से ऐसी नहीं कर सकते हैं, ये तमाम तरह की मन में बातें आती हैं। तो अभी हाल फिलहाल सीपीओ 2025 के टियर 1 का रिजल्ट आया और उसके कमेंट को जब हमने पढ़ा तो बच्चों के मन में काफी संदेह हुआ। तो हमने कहा इसके ऊपर में एक वीडियो बना करके बच्चों को सारी जानकारी देनी जरूरी है, क्योंकि हर साल नया बच्चा आता है तो सरकारी नौकरी के लिए वो भागता है, लेकिन उसको यही नहीं पता कि कितनी नौकरियां होती हैं और ऐसे में जानकारी के अभाव के कारण वो सही नौकरी की तैयारी ना करने के कारण उसका काफी वक्त बर्बाद हो जाता है, या यूं कह लीजिए सही जानकारी पहुंचते पहुंचते बहुत वक्त लग जाता है। तो आइए चलिए बात करते हैं, इस वीडियो के अंदर में हम सीपीओ की संपूर्ण जानकारी जानेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो जब आपका भारत में विभाजन हुआ था और जब हम अंग्रेजों से अलग हुए थे तो उसके बाद में हमारी जो बाउंड्रीज हैं, जो हमारे बॉर्डर हैं, वो अलग अलग कंट्री के साथ में लाइन अप थे। वैसे केस में उन बॉर्डर की सुरक्षा करना, हमारे देश की सुरक्षा करना, उसके लिए मेरे भाई कभी जो हमारे भारत की अपनी पुलिस है वो तो कर नहीं सकती थी, और एक तरह के जवान को हर जगह पर रखना वो भी बहुत ज्यादा मतलब फायदेमंद नहीं था, क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज हैं जो बहुत सेंसिटिव है तो उसको उस तरीके से ट्रेनिंग देना होता है। कुछ ऐसे हैं जिनके साथ, अब जैसे नेपाल के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, भूटान के साथ बहुत अच्छे हैं, वहां गोलीबारी नहीं होती तो उसकी ट्रेनिंग अलग होती है, उसका कहीं ना कहीं जो विभाग होता है वो अलग होता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सीपीओ बनाया गया। सीपीओ का मतलब होता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब चूंकि सीपीओ में यहाँ पर मान लीजिए नौकरी करना है तो कहीं ना कहीं तो उसकी कहीं से चयन की जाएगी, तो क्या इसको यूपीएससी में डाला जाए, इसको स्टेट में डाला जाए, कहाँ डाला जाए? तो अब ये सेंट्रल लेवल की नौकरी है तो इसको करवाया गया एसएससी के माध्यम से, ठीक है। जो ग्रुप ए के पोस्ट होते हैं वो यूपीएससी के माध्यम से होते हैं और जो ग्रुप बी के होते हैं वो एसएससी के माध्यम से होते हैं। और 1980 में इसका गठन हुआ था और 1990 के बाद में इसका पेपर कंडक्ट होना शुरू हुआ। जब एसएससी के माध्यम से पेपर कंडक्ट करना शुरू हुआ तो उस समय एसएससी का फुल फॉर्म सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन हुआ करता था, लेकिन कुछ समय के बाद में उसके फुल फॉर्म को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो कर दिया गया, ठीक है। अब अगर हम आते हैं बात को लेकर के तो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी सीपीओ की जो बहाली निकलती है वो अलग अलग विभागों से निकाल करके कलेक्ट करके एसएससी को दे दी जाती है, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नाम की ये जो कंडक्टिंग एजेंसी है ये पूरा पेपर कंडक्ट करा के फाइनल रिजल्ट हैंडओवर करके सारे विभागों को दे देती है और उनको बढ़िया उम्मीदवार मिल जाते हैं। अगर हम बात करें सीपीओ में तो क्या ये कांस्टेबल लेवल की नौकरी है, हेड कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर है? तो देखो, जीडी परीक्षा है और एक ये परीक्षा है, दोनों के अंदर में सीएपीएफ चयन होते हैं। सीएपीएफ का मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है। वो जो होता है कांस्टेबल लेवल की बहाली निकालता है और सीपीओ जो होता है वो सब इंस्पेक्टर लेवल की बहाली निकालता है। जीडी में और इसमें कुछ विभागों का फर्क है, बाकी ऑलमोस्ट बाकी विभाग सेम है। अगर हम सीपीओ की बात करें तो कुल मिलाकर के इसमें दिल्ली पुलिस के साथ साथ 5 और विभाग आते हैं और उनके में आपका चयन होता है। वो सारी बातें हम आपको संपूर्ण रूप से जानकारी देंगे। तो जैसे मैंने कहा, सीपीओ का मतलब सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हो गया और इसके अंदर में दिल्ली पुलिस के साथ साथ 5 विभाग होते हैं, और वो पांचों विभाग या सबको मिलाकर के आप कह सकते हो, मतलब यहां पर सीएपीएफ, जैसे मैंने कहा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है।
आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस अलग हो गया, ये अलग हो गया। इसमें कुल मिलाकर के जैसे मैंने कहा 5 विभाग होते हैं। पहला बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ कहते हैं। दूसरा सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स आपका यहाँ पर ये हो गया सीआईएसएफ, ठीक है। यहाँ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ हो गया। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी हो गया। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी हो गया। मैं आपको भी कुछ समय के अंदर में बताऊंगा कि ये सारे के सारे जो विभाग होते हैं ये किस किस राज्य के और साथ में किस देश के साथ में मतलब सुरक्षा करते हैं। जैसे अगर हम यहां पर बात करें तो आईटीबीपी जनरली बनाया गया है इंडिया और चाइना के बॉर्डर को सुरक्षा देने के लिए, क्योंकि वहां बहुत हाइट होती है। और किस राज्य के साथ में ये अटैच होते हैं, कहां पर इनकी पोस्टिंग होती है, वो भी बताएंगे। ऐसे ही बीएसएफ जो होता है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, मतलब उनके साथ हमारी सुरक्षा के लिए। एसएसबी का अगर आप वहां पर देखोगे तो नेपाल और भूटान के लिए बनाया गया है। और सीआईएसएफ जो होता है ये आपके मेट्रो सिटीज में, एयरपोर्ट पे और बाकी पीएसयू जितने होते हैं उनकी सुरक्षा को संभाल रहा होता है। इसके अलावा एक और भी है जो कि असम राइफल्स के नाम से है, जो कि म्यांमार के साथ में बॉर्डर अटैच करते हुए उसकी सुरक्षा करता है, लेकिन वो जीडी के माध्यम से होता है, ठीक है। और सीआरपीएफ का रोल क्या होता है, तो जैसे दंगा नियंत्रण हो गया, वोटिंग हो गया और बाकी सारी चीजें हो गई यहाँ पर ना, तो सेंट्रल मतलब ये रिजर्व में पुलिस रहती है। और जैसे कहीं पर दंगा भड़का, कहीं पर कुछ हुआ तो ये उनकी सुरक्षा करती है। तो सारी बातों को बढ़िया तरीके से हम लोग जानेंगे, ठीक है। आ जाते हैं तो जैसे मैंने कहा ग्रुप ए का जितना पोस्ट होता है, ग्रुप ए का मतलब बहुत ज्यादा पावर, बहुत ज्यादा सैलरी, बहुत अच्छा रुतबा, तो वो यूपीएससी के माध्यम से उनका सारा चयन किया जाता है। उसके बाद में आता है ग्रुप बी, जिसको एसएससी कंडक्ट कराती है और इसीलिए एसएससी को मिनी आईएएस भी कहा जाता है। जब आप इसमें यहां पर आओगे तो ये पेपर कंडक्ट कराने वाली एजेंसी का नाम होता है एसएससी। और ये किस मंत्रालय के अंदर में आता है, तो गृह मंत्रालय यानी अमित शाह जी के अंडर में आता है। आज अमित शाह जो है वहां पर इसके होम मिनिस्टर हैं, तो ठीक है उनके अंडर में आ गया। बाकी जब भी जो मिनिस्ट्री मतलब होम मिनिस्टर रहता है उनके मिनिस्ट्री में ही आ जाएगा, मतलब एक तरीके से गृह मंत्रालय में। डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं तो मैंने आपको ये बता ही दिया है। 1990 के बाद से ये पेपर कंडक्ट हो रहा है और हर समय अलग अलग वैकेंसी होती है, लेकिन उतनी गहराई में आपको जाना जरूरी नहीं है। पिछले 3 साल के वैकेंसी को आइए हम देखते हैं कि सीपीओ में कितनी वैकेंसी होती है। तो 2023 में इसमें 1876 के करीब में वैकेंसी आई थी। उसके बाद 2024 में 5308 के करीब में आई है और 2025 में यहाँ पर 3073 के करीब में आई है। इसमें मेल और फीमेल दोनों का मिलाकर के ये वैकेंसी होता है और अलग अलग कोटा के लिए वैकेंसी रिजर्व्ड होती है, वो भी हम लोग आगे चल करके यहाँ पर बात करेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पर 3073 वैकेंसी इस बार में देख रहे हो तो इसमें मेल का वैकेंसी अलग हो जाएगा, फीमेल का अलग हो जाएगा। मेल में भी अलग अलग कोटा है, जनरल कोटा अलग है, ओबीसी अलग है, एससी अलग है, एसटी अलग है और एक ईएसएम नाम का होता है, एक्स सर्विसमैन। अब ये एक्स सर्विसमैन का जो कोटा होता है वो 10% होता है, यानी जितनी भी वैकेंसी है उसका 10% ईएसएम के लिए जो है वो बुक कर दिया जाएगा। ईएसएम कौन है, जैसे मानो किसी ने आर्मी को ज्वाइन किया, किसी ने नेवी को ज्वाइन किया, किसी ने एयरफोर्स को ज्वाइन किया, या दिल्ली पुलिस में कोई कांस्टेबल है या हेड कांस्टेबल है, लेकिन उनकी चाहत है, ठीक है। जैसे आर्मी नेवी एयरफोर्स वालों की चाहत है कि आफ्टर रिटायरमेंट भी वो काम करे, देश को सेवा दें। या हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल कोई चाहता है कि मैं सब इंस्पेक्टर बनूं, तो इनके लिए एक कोटा हो जाता है ईएसएम। उसके अंदर में ये लोग आपस में फाइट करते हैं और उनमें जिनके सबसे ज्यादा नंबर होते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, इसीलिए इनके कट ऑफ सबसे कम जाते हैं। ईएसएम वालों को एक बेनिफिट ये दे दिया जाता है कि इनका फिजिकल नहीं होता, ठीक है, बाकी सारी प्रक्रिया होती है, बस फिजिकल नहीं होता है, तो वो भी हम आएंगे धीरे धीरे जानेंगे। अगर हम बात करें सैलरी और बेनिफिट्स को लेकर के, तो इसमें लगभग 55,000 से ज्यादा सैलरी आपको मिल रही होती है, स्टार्टिंग सैलरी ये होती है। उसके बाद में तो फिर आपको सिक्योरिटी का और बाकी सारी चीजों का, यूनिफॉर्म का पैसा मिलेगा, एचआरए मिलेगा, डीए मिलेगा, बहुत सारी चीजें, एक एक चीज हम आराम से बात करेंगे। स्टार्टिंग 55,000 से मिलता है, ठीक है, और उसके बाद अंत तो खैर क्या ही कहें। चलिए आ जाइए। जो सैलरी होती है ना, कभी भी वो एक कंपोनेंट नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी कर रहा है तो हमेशा देखोगे एक शब्द का इस्तेमाल होता है बेसिक पे, और बाकी सारी चीजें उसी के ऊपर में डिपेंड होती हैं। तो बेसिक पे इसमें अगर हम देखें तो 35,000 डिसाइड कर दिया जाता है। अब उसमें क्या होता है कि चूंकि सरकार आपको रहने का भी सुविधा देती है, क्योंकि शुरू शुरू में ना सरकारी नौकरियों के लिए उतना लोगों को मन में क्रेज नहीं था, ठीक है, उस समय अंग्रेजों का शासन होता था, तो इसको एक तरीके से लाने के लिए कि नहीं आप आकर के हमारा काम करो, ठीक है, आप आकर के हमारे लिए जुड़ो। उस समय लोग आर्मी या बाकी चीजों में बहुत ज्यादा नहीं जाना चाह रहे थे, डर रहे थे, या विभागों में उस तरीके से नहीं था उनका। तो सरकार ने कहा कि यार हम क्या ऐसा फायदा दे कि लोग हमारे साथ में आकर के जुड़े, पब्लिक सेक्टर्स में ना जाए, अपना दुकान या अपना बिजनेस ना करे। तो उन्होंने ऐसी चीजें बनाई जिसको लोग देख करके लुभावित हो गए कि हाँ यार हम इसमें जाएंगे, नौकरी करेंगे। तो जैसे छोटे छोटे फायदे उन्होंने डाल दिए। एक ये डाल दिया कि जो भी सरकारी नौकरी करेगा तो उसको रहने की व्यवस्था हम ही देंगे, तो उसको कह दिया गया HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस। अब ऐसे में सरकार अपना क्वार्टर खुद दे देती है,
ठीक है। नहीं तो अगर आप उनके क्वार्टर को नहीं लेते हैं तो आपका जो बेसिक पेमेंट होता है उसका कुछ परसेंट वो मेरे भाई आपको रेंट के रूप में देती है। अच्छा, ये शहर टू शहर भी डिपेंड करता है। 8%, 16%, 24%, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी, इस तरीके से होता है। मतलब कोई गांव देहात टाइप क्षेत्र है तो 8% मिलेगा, थोड़ा महंगा क्षेत्र है तो 16%, और दिल्ली और मुंबई जैसे जहां पर रेंट बहुत ज्यादा है तो वहां 24%, तो इसका 24% आप उसमें जोड़ लीजिए। इसी तरीके से डियरेंस अलावेंस यानी महंगाई भत्ता, समय समय पर महंगाई बढ़ते जाती है। आज पेट्रोल 100 रुपए लीटर है लेकिन बाद में 120 हो जाएगा, तो ऐसे में तो ये लोग अगर मानो बोलेंगे सरकार को, भैया हम तुम्हारी नौकरी नहीं कर रहे हैं, हम तो जा रहे हैं प्राइवेट का काम करने या कुछ और करने जा रहे हैं, तो सरकार ने कहा चिंता मत करो, अगर महंगाई बढ़ेगी तो तुम्हारा पैसा भी बढ़ेगा, इनकम भी तुम्हारा बढ़ेगा, और इसीलिए वो एक डियरेंस अलाउंस जोड़ देते हैं। तो इससे क्या रहता है, लोगों के मन में खुशी संतुष्टि सब कुछ रहता है। ठीक है। और बाकी जो हो गया हार्डशिप अलाउंस, अब देखो हार्डशिप अलाउंस क्यों है। अब सीपीओ में अलग अलग विभाग है, लेकिन सबसे खतरनाक विभाग एक हमारा बीएसएफ हो जाता है और एक आईटीबीपी हो जाता है। अब आईटीपी में सोचो कितना 1000 फीट ऊपर जाकर के अरुणाचल प्रदेश में और सियाची सिंह ग्लेशियर पे, और मेरे भाई वहां पर जो है इतनी ठंड में नौकरी करनी पड़ती है कि पानी भी तुम नहीं पी सकते, पानी भी जम जाता है, सब्जी जम जाता है, सब कुछ जम जाता है, तो लोग क्यों जाएंगे नौकरी करने। तो वैसे केस में उनको रिस्क अलाउंस मिलता है, हार्डशिप अलाउंस मिलता है, एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। ठीक है। हालांकि देशभक्ति अपनी जगह और लोग उसके कारण जाते ही जाते हैं, लेकिन सरकार का भी एक कर्तव्य बनता है कि जो उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा पैसा और दे, और उसी को एक नाम दिया गया हार्डशिप अलाउंस के नाम से। तो इसीलिए सैलरी 35,000 और बाकी सब जोड़ करके 55, 60, 65 इस तरीके से वो पहुंच जाता है। ट्रेनिंग के टाइम पे पूरा पैसा नहीं मिलता, ट्रेनिंग के टाइम पे जो बाकी बेसिक पेमेंट और ये होता है वो मिलता है, लेकिन जब ट्रेनिंग पूरा हो जाता है, जब आप अपने विभाग में, जब आप अपने क्षेत्र में काम करने चले जाते हो, तो जो एक्चुअल सैलरी होती है वो निखर करके आती है, वो आपको मिलती है। ठीक है। जब इसकी बहाली होती है तो इसकी बहाली के लिए जो फॉर्म की फीस रखी गई है वो मेरे भाई जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए का रखा गया है, और साथ में एससी एसटी के लिए पूरा का पूरा माफ है। और फीमेल कैटेगरी चाहे वो किसी के भी हो, मतलब चाहे वो एससी में हो, एसटी में हो, ओबीसी हो, तो सारी लड़कियों के लिए फॉर्म को फ्री रख दिया गया है, निःशुल्क रख दिया गया है, कि कोई भी व्यक्ति हो फॉर्म को भरे और यहाँ पर इसके मतलब जो बनने का सपना है वो उसका पूरा हो पाए, अगर वो मेहनती है, डेडिकेटेड है। तो सरकारी नौकरी को फीस बहुत कम रखे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा कम। बाकी सरकार सब्सिडी देती है, एसएससी को भी एक बहुत बड़ा सब्सिडी अमाउंट, क्योंकि 100 रुपए के अंदर में सोचो उसको तुम्हारा क्या क्या कराना है, उसको प्री का पेपर कराना है, उसको फिजिकल तुम्हारा कराना है, आगे चल करके मेंस का पेपर कराना है, फिर उसको मेडिकल कराना है, तो 100 रुपए के अंदर में तो कुछ होगा भी नहीं। तो इसीलिए सरकार अपनी तरफ से पूरा खर्चा देती है, सब्सिडी के रूप में देती है, और ये 100 रुपए कहीं ना कहीं लॉक करने के लिए दिया जाता है कि अगर पूरी तरीके से फॉर्म को फ्री भी कर दिया गया तो भारी संख्या में लोग नामात्र फॉर्म भरेंगे, बहुत ज्यादा सेंटर्स बुक होंगे, सरकार का खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। तो इसीलिए एक नॉमिनल रख दिया जाता है कि फ्री की कदर लोग नहीं करते, कम से कम इस कारण जो होगा वो लोग ये सोचेंगे एक बार कि हाँ मुझे फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, तो 100 रुपए के करीब में वो रख करके चलते हैं। ठीक है। आज ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो देखिए कांस्टेबल लेवल की जो नौकरियां होती हैं वो 10वीं और 12वीं लेवल पर होती हैं, लेकिन जब आप सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं तो उसके लिए इंटेलेक्ट बहुत अच्छा चाहिए, सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी चाहिए। तो इसीलिए यहां पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया वो रखा गया ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के कई सारे रूप होते हैं, कोई बीए करता है, कोई बीएससी करता है, कोई ऑनर्स करता है, कोई बीटेक करता है, कोई यहाँ पर मेडिकल करता है, तो ये सारे के सारे एक ग्रेजुएशन के अंदर, बैनर के अंदर में आ जाते हैं। बस इतना कहना होता है सरकार से कि कोई फर्जी यूनिवर्सिटी से मत करना, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होगी वहां का हम मानेंगे। ठीक है। और वहां का तुमको उपयोग में लिया जाएगा। ठीक। अब उसके बाद में एक इसमें दिल्ली पुलिस जो होता है ना, दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर, चूंकि इसको कभी भी गाड़ी चलानी पड़ सकती है, तो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो मैंडेटरी कर दिया जाता है। बाकियों में ड्राइविंग लाइसेंस वाला कोई नौटंकी नहीं रहता है। ठीक। चूंकि ये सारे के सारे सेवा से संबंधित है, इसमें यंग ब्लड चाहिए, एकदम एनर्जेटिक। ऐसे नहीं यहाँ की बूढ़े लोग हो गए, मतलब बंदूक नहीं उठा पा रहे हैं, भाग नहीं पा रहे हैं, सांसें फूल जा रही हैं। ठीक है। तो यंग मतलब कि कम उम्र में ही लेना, फिर उसके बाद उनकी ट्रेनिंग कराना, फिर उनको वहां पर बॉर्डर पे भेजना, ताकि हम अपने दुश्मन देशों से लड़ पाए, सही तरीके से अपनी ताकत का प्रदर्शन कर पाए। तो जो उम्र की सीमा होती है वो 20 से लेकर के 25 साल तक होती है, और शुरुआत में इसके बाद के लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ये हो जाता है। अच्छा, कम से कम मिनिमम न्यूनतम कितना 20, मैक्सिमम कितना 25। हालांकि इसमें भी रिजर्वेशन हो जाता है, कोटा लग जाता है, जैसे ओबीसी वालों को 3 साल का कोटा और एससी एसटी वालों को 5 साल का कोटा, तो लग करके फिर उसके बाद में जो है वो उतने साल तक और अप्लाई कर सकते हैं, बट जनरल वालों के लिए मैक्सिमम 25 साल। ठीक है। तो ये मैंने जैसे यहां लिख दिया कि ओबीसी के लिए 3 साल जोड़ लीजिए, 25 में 5 आप जोड़ लीजिए एससी एसटी के लिए, तो ये हो जाएगा। कुल कितने चरण में ये पेपर होता है, तो देखो सबसे पहले तो बहाली निकलती है, लोग फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद में इसका प्री का पेपर होता है। प्री के पेपर में आपके 4 विषय पूछे जाते हैं, वो भी हम डिटेल में बताएंगे। प्री का पेपर में जितना भी मतलब वैकेंसी होता है उसका लगभग 10 से 12 गुना कैंडिडेट लिया जाता है।
मानो 4000 वैकेंसी है तो आप ये मान करके चलो कि 40,000 कैंडिडेट आपको बुलाया जाएगा। किस में बुलाया जाएगा? तो फिजिकल में। ठीक है, फिर उसके बाद में वैकेंसी का 2 गुना लोग जो होता है, 2 से 3 गुना लोग जो होता है आपको मतलब मेडिकल तक लेके जाएंगे। तो पहले देखो प्री होगा, प्री के बाद में फिजिकल होगा, फिजिकल जितने लोगों का क्वालिफाई हो जाएगा उन सबको मींस देने का मौका दिया जाएगा। फिर यहाँ पर एक कट ऑफ निकलती है और लगभग जो वैकेंसी होती है उसके 2 गुना कैंडिडेट को छांट करके मेडिकल में भेज दिया जाता है। कुछ लोग उसमें से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, कुछ क्वालिफाई हो जाते हैं, और फिर अंत में रिजल्ट निकलता है उतनी ही वैकेंसी का जितना वैकेंसी आया था। 4000 है तो 4 लोगों का रिजल्ट निकलेगा, 5000 है तो 5000 होगा। तो आइए चलिए चरण वाइज सारी बातों को समझते हैं और हम जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीयर 1 को लेकर के। तो जब आप टीयर 1 के बारे में चलोगे तो यहां पर सीजीएल में जैसे 25 सवाल पूछे जाते हैं, तो यहाँ के टीयर 1 में कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ 4 विषय होते हैं और हर किसी के 50 सवाल पूछे जाते हैं। वो 4 विषय कौन से हैं? तो रीजनिंग है, जीके जीएस है, मैथ है और इंग्लिश है। ठीक है, और ये जो 50 क्वेश्चन होते हैं ये एक एक नंबर का पेपर होता है, 200 सवाल 200 नंबर, और घंटे कितने मिलते हैं? तो 2 घंटे मिलते हैं। पूर्ण रूप से ये पेपर ऑनलाइन होता है और ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव भी नहीं होता, ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब यहां पर खाली आपको टिक करना होता है सही उत्तर कौन सा है। सही करेंगे तो प्लस में मिलेगा और गलत करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी, और इसके आधार पर प्री का एक कट ऑफ बनता है। जैसे अगर अभी हम बात करें तो 200 नंबर में जो इस बार गया है मेल का कट ऑफ गया है जनरल कैटेगरी से, वो 119 नंबर गया है। मतलब आप ये करके चल सकते हैं कि 60% के अराउंड में कट ऑफ आपकी मेल की इस बार लगी है। फीमेल की नंबर थोड़े ज्यादा, 135 नंबर पर उनका पिछली बार कट ऑफ गया था, इस बार 128 पर गया है। ठीक है, यहां पर अगर हम देखेंगे तो कुल मिलाकर के यहां पर देखो तो पिछली बार की मैं आपको बता दूं प्री में, तो पिछले 3 सालों से सीपीयू में रैंक 2 हमारे स्टूडेंट हैं जो गणित हमसे पढ़े हुए हैं, और इस बार एसएससी सीपीयू 2024 में रैंक 1 ये भी हमारे स्टूडेंट हैं, रैंक 2 हमारे ये भी स्टूडेंट है देव, और रैंक 3 ये भी हमारे स्टूडेंट हैं। क्योंकि दिल्ली पुलिस में जो पाठ्यक्रम है और जिसके आधार पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो उनके अंदर में ट्रिक लगता है, वो मुझे लगता है कि मैं बहुत बेहतर कराता हूं, और शायद यही एक विश्वास है बच्चों का जो हमारे साथ में जुड़ा है। और ये 3 सालों का अपने आप में रिकॉर्ड है कि 3 साल से सीपीयू में जो रैंक 2 आते हैं वो हमारे स्टूडेंट होते हैं। इस बार तो 1 2 3 तीनों हमारे आए थे। दिल्ली पुलिस में जो गणित का विषय होता है वो मैं पढ़ाता हूं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी सीजीएल से सिलेक्शन हो रखा है, एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट में सिलेक्टेड था, और हमने दिल्ली पुलिस और बाकी पेपर्स भी निकाले, तो उसके पाठ्यक्रम के ऊपर में और बाकी चीजों पे हमारी अच्छी पकड़ है। और यही बात हम बच्चों को सिखाते हैं, वो सीखते भी हैं और बाकी विषयों के साथ साथ गणित में भी पूरा नंबर लेकर के आकर उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो यदि आप यहाँ पर सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं और गणित की आपको तैयारी करनी है, तो उसके लिए जो सबसे बढ़िया बैच है जो इन तीनों ने मेरे भाई तैयारी करी, वो आपका है यहाँ पर वीओडी बैच। अगर आप यहाँ देखेंगे तो वीओडी बैच एक ऐसा बैच है, ठीक है, जिसके अंदर में मैंने संपूर्ण गणित पढ़ा रखा है सीपीओ के लिए, बाकी परीक्षाओं के लिए भी। इसके अंदर में पूरा बढ़िया से 350 क्लासेस हैं, हर एक क्लास का अपना शीट है, हर एक क्लास का एक अपना नोट्स है, हर एक क्लास के अपने टेस्ट हैं। आपको डाउट आता है तो उसके लिए डाउट ग्रुप है, एआई से भी आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, और ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में कभी खत्म नहीं होगा। मोबाइल का रिचार्ज 1 महीने के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन ये बैच का कभी वैलिडिटी खत्म नहीं होगा। मात्र इसकी फीस 699 है, और कहाँ मिलेगा? तो विद्याग्राम एप्लीकेशन पे, विद्याग्राम नाम से एंड्रॉइड पर, विद्याग्राम नाम से आईओएस पे, विद्याग्राम नाम की एक वेबसाइट भी है। तीनों जगह पर इसका मेरे भाई यहाँ पर है, और आप वहां से जाकर के लेकर के अपनी सीपीओ की तैयारी पूरी तरीके से कर सकते हैं। अभी फिलहाल आप विद्याग्राम पर मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं, आने वाले समय में बाकी सब्जेक्ट के भी कोर्सेज आपको विद्याग्राम पर मिल जाएंगे, तो आप वहां पर उनकी भी तैयारी कर पाएंगे। यानी एक प्लेटफॉर्म, वहां से सीपीओ की संपूर्ण तैयारी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि चलिए आपने पहला वाला जो पड़ाव है वो पार कर लिया। 200 नंबर के पेपर में कट ऑफ कितनी चाहिए, तो वो मैं आपको बता चुका हूं कि अमूमन इसकी कट ऑफ इतनी रहती है। 2023 में बहुत ज्यादा गया था, मेल का 138 गया था, फिर 24 में थोड़ा कम हुआ, और 25 में लगभग उतने के बराबर में है। ठीक है, तो ये कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद में होता है, और ये बड़ी प्रक्रिया है। आप अगर सीपीओ में टारगेट कर रहे हैं 140 प्लस का टारगेट आप लेकर के चलें, ठीक है, तब आपके लिए फायदे की बात होगी, आप इतना मानिए। 200 में किसी भी हाल में आपको 140 लेकर के आना है। अब जैसे मान लीजिए आपने प्री निकाल लिया, जैसे अभी बच्चों का कट ऑफ आया, प्री निकल गया, तो उसके बाद अब अगला चरण क्या होगा? तो अगला चरण होता है शारीरिक माप। 2 चीजें होती हैं इसके अंदर में, एक होता है पीईटी और दूसरा होता है पीएसटी। पीईटी का मतलब होता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, और पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पीटी जो होता है उसके अंदर में भाग दौड़ और बाकी सारी चीजें होती हैं, और पीएसटी का मतलब आपके शरीर की मेजरमेंट होती है।
ठीक है, मेल के लिए अलग होता है, फीमेल के लिए अलग होता है। तो सबसे पहले अगर हम पीईटी की बात करते हैं तो पीईटी के अंदर में पहले तो 100 मीटर का रेस होता है मेल के लिए, जो 16 सेकंड में उनको पार करना होता है। जिस दिन तुम्हारा फिजिकल होगा, तुम जाओगे, जो भी वहां कंडक्टिंग एजेंसी होगी, ठीक है, वहां पर जब तुम सीआरपीएफ वाले हाल फिलहाल अभी शायद इसको करवा रहे हैं, तो जब जाओगे तो पहले तुमको 100 मीटर का रेस कराएंगे 16 सेकंड के अंदर में। जो नहीं भाग पाया पहले उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। फिर इसमें जितने लोग सेलेक्ट हो गए फिर उनको भगाया जाता है यहाँ पर 100 मीटर के बाद में 1600 मीटर का रेस, और उसके लिए 6.5 मिनट का समय होता है हर किसी के लिए, कोई भी कैटेगरी का वो फर्क नहीं पड़ता। फिर इसमें जो लोग सेलेक्ट नहीं होते उनको भगा देंगे, जो सेलेक्ट हो गए अब उनको लेकर के आएंगे। फिर उसके बाद होगा लॉन्ग जंप, जो कि 3.65 मीटर का होगा, ठीक है, और इसमें तुमको 3 चांस दिया जाएगा, क्योंकि इन दोनों को करने के बाद में थोड़ा पैर जम जाता है, पावें बंध जाती हैं, ठीक है, तो इसीलिए 3 चांस दिया जाता है कि भैया लॉन्ग जंप तुम इतनी बार में क्वालिफाई कर लो। फिर लॉन्ग जंप के बाद में तब होता है हाई जंप 1.2 मीटर का, इसके भी कुल मिलाकर के 3 चांस मिलते हैं। और फिर होता है गोला फेंक, जिसको हम लोग शॉर्ट पुट कहते हैं, 4.5 मीटर तक इसको फेंकना होता है, और उसका वजन जो होता है वो 16 एलबीएस के बराबर होता है। अगर ये सारी चीजें तुम करते हो तो ये होता है तुम्हारा पीईटी का पार्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, ठीक है। जब ये सारा क्वालिफाई कर लोगे तो उसी दिन उसी जगह पर तुम्हारा पीएसटी भी होगा। पीएसटी के अंदर में आती हैं 2 चीजें, एक हाइट कम से कम इतना होना चाहिए, और तुम्हारा जो सीना है वो 80 से 85 सेंटीमीटर, मतलब 80 सेंटीमीटर है, और सांस लेने पे से 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा चेस्ट का रहता है, ठीक है, ये नहीं कि 80 के 85 के बीच में नहीं, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन का होगा वहां पे, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं लड़कियों के लिए। तो क्या लड़कियों के लिए उतना ही दौर है जो लड़कों के लिए है? तो नहीं। पहले 100 मीटर वहां था, लेकिन समय कितना, 16 सेकंड, और इनके लिए 100 मीटर के लिए 18 सेकंड। वहां 1600 मीटर था, तो इनको 1600 मीटर भगाएंगे, मर जाएंगे वहीं पे, तो इनको 800 मीटर भगाया जाता है 4 मिनट के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये दोनों जैसे क्वालिफाई करेंगे तो उनका हाई जंप और इनका हाई जंप अलग रखा जाता है। इनका अगर आप देखोगे तो लॉन्ग जंप 3.65 का है, तो यहाँ पर इनका 2.7 का है। यहाँ पर इनका जो है हाई जंप 1.2 मीटर का है, तो यहाँ पर इतना है। और इन्हें गोला फेंकने वाला काम नहीं दिया जाता है, यहाँ पर ये नहीं रहता है। तो ये इनका हो गया पीईटी, और ऊपर में हो गया पीएसटी। इनके में अगर हम बात करें तो सिर्फ हाइट का है, चेस्ट का यहाँ पर कहीं पर कोई मेजरमेंट नहीं होता, ठीक है। लेकिन इन दोनों के साथ साथ, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, मेरे भाई, जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हो तो उसी समय आपको एक बात की हिदायत दे दी जाती है कि वजन पर अपना नियंत्रण रखें, ठीक है। वजन कैसे कैलकुलेट होता है? बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स से। आपका जो हाइट है और आपका जो मेरे भाई कहीं ना कहीं यहाँ पर ये है हाइट हो गया, और एक और चीज बॉडी मास और वजन हो गया, मतलब उसका एक रेशियो होना चाहिए, ठीक है। मतलब उम्र और एक तरीके से जो हो गया हाइट, इस तरीके से एज और उसके आधार पर एक रेशियो होना चाहिए कि इस उम्र में इतने हाइट पर शायद इतना ही वजन हो, ठीक है, इससे ना कम ना इससे ज्यादा। तो वो एक पर्टिकुलर वजन होता है जो बीएमआई कैलकुलेटर में आप अपना भी कर सकते हो कैलकुलेट, और उतने वजन पर मेरे भाई आपका आना पड़ेगा। अगर आप उस कैटेगरी में उसमें फॉल नहीं करते तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है डीएमई में, मतलब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में। तो जैसे पहले क्या हुआ, पहला पड़ाव आपका मेरे भाई यहाँ पर ये था, पहला पड़ाव क्या था, टीयर 1, 4 विषय क्वालिफाई किया, फिर यहां पहुंचे। इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ते, इसका कोई मेरिट नहीं बनता, सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। जब आप यहां से आ जाते हो तो मेरे भाई जितने लोग यहां सेलेक्ट हुए हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे मेंस का पेपर देने। मेंस मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ एक विषय का होता है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश। अगर आप देखोगे यहां पर तो ये आपका मेंस हो गया। इसके अंदर में क्या है, जैसे सीजीएल के मेंस में सारे सब्जेक्ट होते हैं, सीपीओ के मेंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है, वो होता है इंग्लिश। 200 सवाल होते हैं, 200 नंबर का होता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। और समय आपको पूर्ण रूप से 2 घंटा दिया जाता है, पूरी तरीके से ये ऑनलाइन होता है। पॉजिटिव मार्किंग आप देखोगे तो 1 है, और नेगेटिव मार्किंग 0.25 है। फिर उसके बाद में जो आपका प्री में बना और फिर उसके बाद में जो मेंस में बना, दोनों को कंबाइन करके मेरिट बनती है। लेकिन अभी ठहरिए थोड़ा, आप जब मेंस दे देते हैं, आप इसमें बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर लेते हैं, तो उसके बाद में एक और चीज होती है, और वो होती है मेरे भाई मेडिकल, ठीक है। कि भैया चलो जितने लोगों ने मेंस दिया उसके बाद में देखे तो सही कहीं किसी को बीमारी तो नहीं है, पता चले किसी को कैंसर है, कोई 1-2 साल का ही वहां पर मेहमान है और सरकार उसको ले ली, एक वैकेंसी को वहां पर जो है पूरा फिल कर ली, लेकिन उसके बाद में वो साथ नहीं दिवा पाया। या किसी का हाथ फ्रैक्चर था, पैर फ्रैक्चर था, पूरी रूप से शारीरिक रूप से वो फिट नहीं था, और वहां पर उसको हमने बॉर्डर पे भेज दिया, और कहीं ना कहीं वहां पर उसने अपना भी नुकसान किया, देश का भी नुकसान किया। तो इसीलिए इसके बाद में होता है डीएमई यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, और वहीं पर आपका बीएमआई कैलकुलेटर से जो है वहां पर वजन भी देखा जाता है। तो पहला चरण पार करने के बाद में फिजिकल, फिजिकल के बाद करने के बाद मेंस, मेंस के बाद में मेडिकल। अब जब मेडिकल हो जाता है तो मेडिकल तक ये लोग कैंडिडेट का 2 गुना होल्ड करके चलते हैं। फिर उसके बाद एक फाइनल रिजल्ट निकलता है, फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है, और जितना वैकेंसी इनको चाहिए होता है उस कैटेगरी से वो लोग उतना वैकेंसी वहां पे ले लेते हैं।
ठीक। अब चलो वैकेंसी आपने ले लिया, सब कुछ यहाँ पर ले लिया। अब इसमें जो कि अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग विभाग की मैं अगर आपको पोस्टिंग बताऊं तो मैं थोड़ा सा भारत के नक्शे से आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। अब जैसे अगर आप इसमें भारत के नक्शे में जब आप यहाँ देखेंगे तो आप समझिएगा बहुत बढ़िया तरीके से। मैंने कहा था कि दिल्ली पुलिस के साथ साथ कुल मिलाकर के हमारे 5 विभाग हैं। तो दिल्ली पुलिस जो होती है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर दिल्ली की जितनी भी बॉर्डर हो गई उसका मेरे भाई यहाँ पर पूरा पूरा सुरक्षा करेगी दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर। इनका जो कहीं ना कहीं वर्क का रेंज है वो पूरा पूरा दिल्ली में है, दिल्ली एनसीआर में है। ठीक है, यहाँ से सारे हाई प्रोफाइल केसेस को देखना, थाने में लगना, ड्यूटी संभालना, ट्रैफिक संभालना, यहाँ पर वीआईपी लोगों की कहीं ना कहीं सिक्योरिटी गार्ड और बाकी सारी चीजें करना, मंत्रालयों की सुरक्षा करना, ये सारा सारा इनका काम रहता है। लेकिन इसके अलावा जो सीएपीएफ के 5 विभाग हैं वो मेरे भाई कहां कहां पर पोस्टिंग होंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो भारत और पाकिस्तान का कितने राज्यों के साथ में बॉर्डर साझा होता है, तो सबसे पहला हो गया राजस्थान, फिर पंजाब और फिर यहां पर हो गया जम्मू। अगर आप देखोगे तो यहां पर कुल, अच्छा गुजरात से यहां से शुरू होता है ना, गुजरात से, तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। तो यहां पर ये 4 राज्य के साथ में कुल मिलाकर के हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो यहां पर ये जो सुरक्षा करती है इसका सुरक्षा काम करने का नाम है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इनकी ट्रेनिंग बहुत स्पेशल होती है। न सिर्फ ये स्मगलिंग रोकते हैं बल्कि इनफिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ को सबसे ज्यादा ये रोकते हैं। और बीएसएफ वालों को खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि पाकिस्तानियों के साथ में तुमको कैसे भिड़ना है। और साथ में यही बीएसएफ जो होता है ये बांग्लादेश के पास भी मेरे भाई तैनात होता है। ठीक है, क्योंकि ये भी पाकिस्तान था, ये भी पाकिस्तान था, 1971 के बाद में इसको आजाद करके बांग्लादेश बना दिया गया। यानी बीएसएफ की पोस्टिंग अगर आप देखोगे तो इन राज्यों पे मिलेगी, या बीएसएफ की पोस्टिंग आपको बंगाल में, ये देखो बंगाल, देखो बांग्लादेश किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, बंगाल के साथ में, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो हो गया आसाम के साथ में, फिर मेघालय के साथ में, और फिर उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा शिलोंग आ गया और आपका त्रिपुरा आ गया और यहाँ पर मिजोरम आ गया। तो इन लोगों के साथ में जो, सॉरी वहां उधर नहीं जाएंगे हम लोग, यहाँ पे ना, हाँ सही है सही है सही है, यहाँ तक हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो इनके साथ में हमारा पूरा पूरा बॉर्डर शेयर होता है। तो बीएसएफ यहाँ पे और बीएसएफ यहाँ पे, ये 2 जगह पे इनकी पोस्टिंग हो रही होती है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि भारत के तो और भी कंट्रीज के साथ में बॉर्डर शेयर होता है, जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नेपाल के साथ में और यहाँ भूटान के साथ में। तो यहाँ पर इसकी सुरक्षा कौन करता है, नेपाल और भूटान। तो इसका मेरे भाई सुरक्षा करता है एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, क्योंकि ये हमारे थोड़े फ्रेंडली नेशन है, इनके साथ में हमारी लड़ाई गोली बंदूक नहीं होती है। तो यहाँ पर इनको जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो कहीं ना कहीं स्मगलिंग को रोकने की ट्रेनिंग दी जाती है कि कोई वस्तु यहां से स्मगल तो नहीं हो रहा और बाकी कोई आतंकवादी या कुछ ऐसा तो घुसपैठ तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इनकी जो पोस्टिंग होगी, अब नेपाल मेरे भाई किसके साथ बॉर्डर शेयर करेगा, उत्तराखंड के साथ में, उसके बाद में यहाँ यूपी के साथ में, बिहार के साथ में और इधर के साथ में। तो इसलिए इन राज्यों में जो बीएसएफ वालों की पोस्टिंग मिलेगी, या फिर यहाँ पर आपको इन राज्यों के साथ में यहाँ पर पोस्टिंग इसकी मिलती है। ठीक है, तो इनके साथ बीएसएफ हो गया, यहाँ पर इनके साथ में कौन हो गया, तो आपका एसएसबी हो गया। अब आ जाते हैं मेरे भाई आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। अगर आप मेरे भाई भारत का अपना नक्शा देखोगे तो भारत के इस नक्शे में अगर आप देखो तो चाइना यहां पर ये है। ठीक है, अगर आप चाइना के साथ में देखोगे तो चाइना के साथ में क्या है कि यहाँ पर ज्यादातर खाड़ी मतलब पहाड़ क्षेत्र है, पूरा पूरा ऊंचाई बहुत ज्यादा है, ठंड बहुत ज्यादा है। ठीक है, खाने का और बाकी सारा जो है सिस्टम पूरा उतना सही नहीं है। तो इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो अलग होती है। और यहाँ पर ये पूरा जम्मू कश्मीर, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये वाला भाग, और फिर उसके बाद में आप आ जाइए इधर से अरुणाचल हो गया। तो यहाँ पर ये जो राज्य की मेरे भाई पुलिस बैठती है उनको कहते हैं आईटीबीपी। और इनका काम ही होता है भारत और चाइना के साथ का पूरी तरीके से सुरक्षा को देखना, ध्यान रखना, मद्देनजर। इसलिए इनकी ट्रेनिंग अलग होती है, इनका विभाग अलग बना दिया गया। तो 5 विभाग मैंने कहे थे। सबसे पहला विभाग हमने मेरे भाई आपको कहा बीएसएफ का। ठीक है, दूसरा विभाग हमने आपको कहा एसएसबी का, तीसरा विभाग हमने कहा आईटीबीपी का। अभी हमारा 2 विभाग और रह गया, सीआईएसएफ और यहां पर सीआरपीएफ। अब जब आप सीआईएसएफ का मेरे भाई फुल फॉर्म देखोगे तो ये हो जाएगा सेंट्रल इंडस्ट्रियल और यहां सिक्योरिटी फोर्सेस। कहने का मतलब जितने भी भारत में सरकार के जितने इंडस्ट्री हैं, ठीक है, उनके सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना। भारत सरकार के पास इंडस्ट्री क्या है, जैसे एक तरीके से एयरपोर्ट हो गया, मेट्रो स्टेशन हो गया। ठीक है, उसके अलावा जितने पीएसयूज पब्लिक सेक्टर यूनिट हो गए, जैसे आप एक तरीके से देख सकते हो हमारे एटॉमिक पावर प्लांट हो गए, डीआरडीओ हो गए, इन सब में तो इनकी सुरक्षा कौन करेगा, तो सीआईएसएफ करेगा। ठीक, अब ये सारे के सारे तो सुरक्षा में लग गए, लेकिन कहीं देश में दंगा भड़क गया तो क्या होगा भाई, कहीं पर मान लीजिए कहीं राइट हो गया, हिंदू मुस्लिम धरना हो गया, कहीं पर कुछ हो गया, या इलेक्शन के समय इतने सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है, उस समय यहां पर बैकअप में कौन रहेगा, तो उस समय बैकअप में रहता है सीआरपीएफ। इनका काम ही है भैया एक जगह से दूसरे जगह जाना। ठीक है, अभी दंगा भड़का गुजरात में, फटाक देना भेज देंगे। यहां पर देखो किसान आंदोलन था, पूरा सीआरपीएफ आकर के बैठा हुआ था। तो इनको हमेशा रिजर्व पुलिस फोर्स कहते हैं, और सेंटर का है तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कहते हैं, इसलिए इनको सेंटर में रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक,
सारी कंट्री के साथ में तो मेरे भाई आपने देखा कि सुरक्षा का काम पूरा बढ़िया से चल रहा है, अलग अलग यूनिट बनी है। म्यांमार के साथ भी तो हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं, तो म्यांमार के साथ में जब बॉर्डर शेयर करते हैं तो ये क्या पुलिस वाले यहां पर जाकर के इनका सुरक्षा करते होंगे? तो नहीं, इसको करते हैं आसाम राइफल वाले। कौन करते हैं? आसाम राइफल वाले। लेकिन आसाम राइफल्स की जो होती है मेरे भाई नियुक्ति, वो जीडी के माध्यम से होती है, और जीडी में ही वहां पर धीरे धीरे समय समय काम करते 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 प्रमोशन होकर के एक बड़े लेवल पर आ जाता है। तो फिर कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, इस तरीके से सारे सारे बड़े यूनिट होते हैं, उनका सीपीओ के माध्यम से नहीं होता। हो सकता है आने वाले टाइम में माइग्रेट करके इसको सीपीओ में भी लेकर के आ जाए। तो ये कुल मिलाकर के काम है, जिस तरह का कंट्री उस तरह का ट्रेनिंग, उस तरह का वर्कलोड, उस तरह का प्रेशर, उस तरह का पैसा, उस तरह की सारी चीजें मिलती हैं आपको। अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अगर आपको सीएसएफ वालों को मिलता है तो यहाँ पर क्या है कि भैया परिवार को तुम यहाँ पर जो है बड़े शहर में रख सकते हो, बढ़िया से उनकी पढ़ाई करा सकते हो, सब कुछ करा सकते हो। इसीलिए सबसे पहले लोगों की जो चॉइस होती है वो होती है दिल्ली पुलिस, और सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है। फिर उसके बाद में जो सेकंड चॉइस होती है वो सीआईएसएफ होती है, और तब उसके बाद में बाकी यहाँ पर फोर्सेज में हो जाते हैं। जिनको आगे चल करके पढ़ाई करना है, ये सब करना है, तो सीआईएसएफ चूज करेंगे या फिर दिल्ली पुलिस ही चूज करेंगे। बाकी में तो भागा दौड़ी है, इधर से उधर जाना है, ये समझ के चलो। ठीक है, अब वापस अपने बातों पर आते हैं, वापस अपने पीपीटी को हम लोग देखते हैं। ठीक है, बढ़िया तरीके से सारी चीजें समझने के बाद में ही बातें सारी की सारी यहाँ पर है। ठीक, और बाकी जैसे होगा, जिस तरह का आपका मान लीजिए कि वर्क रहेगा, उस तरह की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग अच्छी खासी होती है, तगड़ा होता है, सब कुछ बहुत बेहतर होता है, इसमें तो आप कुछ रोक ही नहीं सकते। और प्रमोशंस की रही बात यहाँ पर, तो अगर आप जैसे मानो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में देखोगे तो पहले सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे लगते हो, फिर कुछ प्रमोशन के बाद में इंस्पेक्टर बन जाते हो, कुछ सालों के बाद फिर एसीपी, डीसीपी, फिर एडिशनल डीसीपी। तो इसमें बहुत वक्त लगता है, हालांकि डिपार्टमेंटल प्रमोशन अभी जो है वो बहुत लेट हो रहा है। तो ये आपकी नौकरी थी। ठीक, इस नौकरी का फीस कितना होता है? 100 रुपए। पेपर कौन करवाता है? एसएससी करवाती है। और प्रक्रिया क्या होती है, जैसे कब ये बहाली आएगी, कब आप भरोगे? तो देखो, जब भी कोई भी फॉर्म आएगा तो वो एसएससी के वेबसाइट पर आ जाता है। आने के बाद में आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है एसएससी पे कि भैया ये मेरा नाम, पता, एड्रेस, फलाना ठिकाना सब कुछ है। उसके बाद में आप इसको फॉर्म भरते हो। फॉर्म भरने के बाद में अपना फोटो, अपना साइन और अपने डॉक्यूमेंट्स ये अपलोड करते हो, पैसा पेमेंट करते हो, फॉर्म भरा जाता है। फिर उसके बाद में तय समय में, अलग अलग समय में पेपर होते हैं। सारे पेपर की जानकारी यहाँ भी मिल जाती है। और हमारा टेलीग्राम है, विद्याग्राम टेलीग्राम, और हमारा विद्याग्राम का एप्लीकेशन भी है जिसमें जॉब अलर्ट नाम का एक फीचर है। तो जितनी भी भारत में सरकारी नौकरी आती है सब विद्याग्राम के एप्लीकेशन पे उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाता है। एडमिट कार्ड आएगा तो आ जाएगा, रिजल्ट आएगा तो आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, और साथ में विद्याग्राम एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी आप मुफ्त में भी कर सकते हो। इतने सारे क्विज हैं, इतने सारे फ्री वीडियोस हैं, इतनी सारी सब कुछ है। तो अगर आपके मोबाइल में विद्याग्राम एप्लीकेशन नहीं है तो मुझे लगता है ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफी कंटेंट है जो मुफ्त है और आपकी तैयारी में काफी मदद करेगा। सिलेबस से लेकर के, क्वेश्चन से लेकर के सब कुछ वहां पे डाला हुआ है। ठीक है, तो आप वहां डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। बाकी तो ये संपूर्ण जानकारी थी। अब आपको जानकारी कैसे लगी वो बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी आने वाली और भी जो भर्तियां हैं वो हम इसी चैनल के माध्यम से बताएंगे। हमारे 2 चैनल है, एक विद्याग्राम जहां पर सारी क्लासेस चलती हैं, और एक चैनल हमारा ये आदित्य रंजन टॉक्स है जहां पर बाकी जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो हम यहाँ पर आपको डिलीवर करते हैं। ठीक है, ये 2 चैनल ही मेरे अपने हैं, यही 2 चैनल को आप फॉलो करिए, इसी से आप जुड़े रहिए, आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी, पढ़ाई वहां, जानकारी यहाँ। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।